हाँ जी, राधे राधे जी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। तो मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका ऑनलाइन स्टडी विद सरोज में। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के लिए बहुत दिन कम होते जा रहे हैं और तैयारी आपकी कैसी चल रही है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। और आज की क्लास के लिए मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जिसमें आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जीके प्लस एसएसटी के। ठीक है, एसएसटी जिसको हम इसमें जीके के क्वेश्चन रहेंगे और एसएसटी के क्वेश्चंस रहेंगे। एक दो करंट अफेयर भी हो सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं एसएसटी में। ज्यादातर यहाँ पर आज की क्लास में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये क्लास जो है सीटेट, एसपीटीजीटी कमीशन और साथ में जेबीटी, ठीक है, जेबीटी का कमीशन, उसके लिए भी ये क्लास जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो आज की जो क्लास है ये रहने वाली है कि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज क्लास को स्किप करके बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, आपको पता है। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 25-30 मिनट की क्लास होती है। तो प्लीज एक आशा करती हूँ कि आप प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे और लाइक करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको आज की क्लास जो है वो कैसी लगी। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आप नए आए हो तब भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि जो पैगोडा शैली है ये आमतौर पर डैश मंदिरों से जुड़ी है। तो पैगोडा शैली के मंदिर जो हैं ये मतलब कौन से धर्म के मंदिर जो हैं वो पैगोडा शैली में मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, ये पैगोडा शैली में कौन से धर्म के मंदिर जो है आमतौर पर होते हैं, तो वो होते हैं बौद्ध मंदिर। किस चीज के मंदिर होते हैं? बौद्ध मंदिर। अच्छा, एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन से रिलेटेड मेरे माइंड में आ रहा था कि एक क्वेश्चन है कि जो ऐसा कौन सा राजा था जिसने बहुत बहुत ज्यादा जो था वो बौद्ध धर्म के लिए काम किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा राजा था या सम्राट था जिसने सबसे ज्यादा जो है वो बौद्ध धर्म के लिए काम किया था। तो वो था अशोक। ठीक है, अशोक आपको पता है अशोक जो था वो स्वयं भी और उसके जो पुत्र और पुत्रियां थे उनको भी उसने इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत जगहों पे कोशिश की थी। ठीक है, तो बहुत जगहों पे जैसे श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, वहां बहुत जगह पे ये जो था वो स्वयं भी गया था और उसने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी जो था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए भेजा था। ठीक है, पहले बाकी बातें बाद में करें क्योंकि आपको पता है कि मैं पहले भी आपको सुना चुकी हूँ कि 261 ईस्वी पूर्व जो कलिंग का युद्ध हुआ था उस युद्ध के बाद जो था वो अशोक का मन विचलित हुआ था। उसके बाद ही उसने जो था वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पैगोडा शैली आपने याद रखनी है कि आमतौर पर ये बौद्ध मंदिरों से जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन से मंदिरों से जुड़ी है? बौद्ध मंदिरों से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजाले, जो विद्यालय है ये भारत के दक्षिणी भाग में। अब क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि विद्यालय जो है वो भारत के कौन से भाग में है। तो क्वेश्चन में ही आंसर होता है, आधे क्वेश्चन का तो आंसर क्वेश्चन में ही होता है कई बार। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भारत का दक्षिणी भाग है वहां पर विद्यालय जो है ये किस सम्राट के संस्थापक थे। ठीक है, तो ये संस्थापक थे चोल साम्राज्य के। ठीक है, चोल जो साम्राज्य है उसके ये संस्थापक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन दिल्ली के पहले राज्यपाल थे, उसके बाद ये दिल्ली की सल्तनत के पहले सुल्तान बने थे। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुकी हूँ कि ये सुल्तान बने थे दिल्ली सल्तनत के। ये बने कब थे? 1206 में। ठीक है, 1206 में ये मुस्लिम सल्तनत के या दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने थे। ठीक है, तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, गुलाम वंश के संस्थापक इनको कहा जाता है। ठीक है, 5 सुल्तान हुए हैं यानी कि 5 सल्तनतें हुई हैं, 5 वंश हुए हैं।
ठीक है। ये गुलाम वंश जो पहला वंश था उसके ये संस्थापक रहे हैं और ये पहले दिल्ली के राज्यपाल थे। उसके बाद ये दिल्ली के पहले सुल्तान जो थे वो बने थे 1206 में। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में बने थे, तो 1206 आपने याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनका नाम आता है और भी बहुत सारी चीजों में, जैसे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो ये निर्माण कार्य जो आरंभ किया था वो कुतुब मीनार का, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। एक ख्वाजा थे, एक आप कह सकते हो सूफी संत थे। उनके उनसे प्रभावित होकर या उनको समर्पित करने के लिए इनके द्वारा जो था ये कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो आरंभ किया गया था। लेकिन इसको समाप्त किसके द्वारा किया गया था, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार का कार्य है वो किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो वो इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित किया गया था। और इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश रजिया सुल्तान का पिता था, ठीक है। तो वो भी आपने याद रखना है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि ये पहले दिल्ली का राज्यपाल था और बाद में ये दिल्ली का पहला सुल्तान बना था, ठीक है। और गुलाम वंश इसके वंश का नाम था। अगर वंश का नाम पूछा जाता है तो गुलाम वंश का ये पहला सम्राट था, ठीक है। और दिल्ली सुल्तान सल्तनत का ये पहला सुल्तान बना था, ठीक है। और 1206 में बना था। तो एक ही क्वेश्चन से देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो हर क्वेश्चन रिलेट करके जरूर पढ़ना है, ठीक है। बहुत घुमा फिरा के एग्जामिनर जो है एक ही क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि एक ही क्वेश्चन को बहुत सारी फॉर्म्स में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के बाद कौन मुगल सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो ये आपको ये आपको वाह, ठीक है। तो ये आपको याद करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ट्रिक मैं आपके लिए बता रही हूँ कि अगर आपको याद नहीं होते हैं मुगल सल्तनतें, ठीक है, तो ये मुगल सिंहासन यानी कि मुगल सल्तनत जो थी उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है बादशाह लिखिए, ठीक है। बादशाह लिखिए और ये आपको जो है वो मुगल जो सिंहासन या मुगल सल्तनत जो है वो पूरी याद हो जाएगी, ठीक है। तो संस्थापक कर्ता कौन था मुगल सल्तनत का, बाबर, ठीक है। बाबर जो था उसने 1526 में जो ये हम बात कर रहे थे अभी गुलाम वंश की, तो ये जो अंतिम वंश था लोधी वंश, तो उसने इसने इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में 1526 में। उसके बाद ये राज सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। तो इसने मुगल सल्तनत की स्थापना की थी भारत में बाबर ने। उसके बाद हुमायूं आता है, उसके बाद अकबर आता है, जहांगीर आता है, शाहजहां आता है और शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रख लेना है, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, बादशाह लिख लेना है आपने। और आप अगर भूल जाते हो बार बार कि आपको मुगल सल्तनतें याद नहीं रहती हैं, तो बहुत अच्छा ये एक तरीका है याद करने का कि सबसे पहले बाबर है, हुमायूं का पुत्र अकबर है, अकबर का पुत्र जहांगीर है, जहांगीर का पुत्र शाहजहां है और शाहजहां का पुत्र जो है वो औरंगजेब है, ठीक है। तो शाहजहां के बाद कौन आता है, औरंगजेब, ठीक है। ये जरूर याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हम औरंगजेब तक ही याद करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो है हम औरंगजेब तक ही पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी महान काम हुए हैं या मुगल सल्तनत का जो भी मतलब अच्छा एक तरह से आप कह सकते हो या मतलब जो याद रखने वाला काल है वो सिर्फ औरंगजेब तक ही था। एक क्वेश्चन में पूछा गया था एग्जाम में कि अंतिम मुगल शासक कौन था, ठीक है। अंतिम मुगल शासक कौन था। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब तक, ठीक है। हम औरंगजेब तक ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। तो हमने जो था वो एग्जाम में औरंगजेब का ही नाम जो था मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने टिक कर दिया था, ठीक है। तो ये आंसर जो होगा, क्या आंसर होगा, बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसका औरंगजेब का भी उत्तराधिकारी हुआ है बहादुर शाह जफर। वो अंतिम जो मुगल शासक है वो काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो भी आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बी, ठीक है, बहादुर शाह जफर उसका नाम था। तो ये आई होप कि बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको जरूर लिख लें और जरूर याद कर लें। बादशाह एक तरह से आप लिख लें तो आपको ये मुगल जो सल्तनत है वो पूरी तरह से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन की मौलिक कर्तव्य जो है इनको संविधान में
किसके अंतर्गत जो था वो जोड़ा गया था, यानी कि कौन सी अमेंडमेंट जो थी उसके लिए जो मौलिक कर्तव्य जो थे वो संविधान में जोड़े गए थे। ठीक है, ऐसी कौन से नंबर की अमेंडमेंट थी, संशोधन था जिसके द्वारा जो था वो मौलिक अधिकार जो थे वो जोड़े गए थे और कब जोड़े गए थे। ठीक है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो था वो उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और साथ में ये कब हुई थी, 1976 में हुई थी। ठीक है, 1976 में ये 42 नंबर की अमेंडमेंट जो थी वो हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि सत्र न्यायाधीश डैश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी होता है। तो कहाँ का होता है, कि जिला का प्राधिकारी होता है। ठीक है, जो सत्र का न्यायाधीश होता है वो सर्वोच्च न्यायिक ये डैश का जो है वो न्यायिक प्राधिकारी होता है, तो जिला का ये प्राधिकारी होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है और याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है। तो ठीक है, अंग्रेजी भाषा जो है उसको स्थान नहीं दिया गया है 8वीं अनुसूची में। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन याद करवाऊं तो एक क्वेश्चन था कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो मूल संविधान जो था, यानी कि जो जिस टाइम पर संविधान जो बना था उस टाइम पर अनुसूचियां केवल 8 ही थी। ठीक है, 8 उनकी संख्या थी। लेकिन अब अगर आपसे अनुसूचियों की संख्या पूछी जाती है तो वो 12 हो चुकी है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना है कि पहले 8 थी अब 12 है। तो जो 8वीं अनुसूची है हमारी, उसमें कुछ भाषाओं को जो है वो एक तरह से दर्जा दिया गया है, तो उसमें जो है वो अंग्रेजी भाषा का वर्णन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये भी आपने याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वित्तीय आपात लागू करना जो है वो राष्ट्रपति का अधिकार होता है। ठीक है, वित्तीय आपात लागू करना ये राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन उसको उस राष्ट्रपति को ये अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में उस राष्ट्रपति को ये अधिकार जो है वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 360 के अंडर जो है वो राष्ट्रपति जो है वो वित्तीय आपात की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, वित्तीय आपात की घोषणा करना 360 में आता है राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कौन करता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं जो निर्वाचन मंडल होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मुझे ये बताओ कि राजेंद्र प्रसाद थे कौन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत बार बता चुकी हूँ, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, और अस्थायी कौन थे, जो पहली संविधान सभा हुई थी वो थे, जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस टाइम जो थे वो बने थे अस्थायी अध्यक्ष, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, क्या नाम था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट बनाए गए थे अगली बैठक में 11 दिसंबर 1946 को, तो ये वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो बनाए गए थे। तो ये जो है ये कहते हैं कि राजेंद्र प्रसाद को किसके द्वारा जो था वो भारत का राष्ट्रपति जो था वो चुना गया था। अच्छा, किसके द्वारा चुना गया था, क्या भारत के लोगों के द्वारा चुना गया था, नहीं, क्या जो थे वो भारत का जो एक बहुत बड़ा दल था उसके द्वारा चुना गया था, या भारत के जो बड़ी बड़ी हस्तियां थी, बड़े बड़े नेता थे उनके द्वारा चुना गया था, नहीं, इनको चुना गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा जो थी उसने ये तय कर लिया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो आजाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो इनको जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रपति चूज जो था वो किया गया था। ठीक है, ये याद रखना है आपने, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन लिया जाता है। ठीक है, तो ये कहां से दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको कहां से वेतन दिया जाता है, तो इनको दिया जाता है समेकित निधि जो होती है, यानी कि कॉन्सोलिडेटेड जो फंड होते हैं उनसे, उनके द्वारा इनका वेतन जो है वो दिया जाता है। कॉन्सोलिडेटेड जो फंड होते हैं, समेकित निधि जिसको हम कहते हैं, उनके द्वारा भारतीय न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जो है वो दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं राज्यपाल। ठीक है, जो उच्च न्यायालय होते हैं, हर राज्य का अपने एक उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, हर राज्य का हाँ होता है, लेकिन ये जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है इनको शपथ दिलाने का काम जो है वो उस राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है, उस राज्य का राज्यपाल ही करेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी और कौन से जिले से हुई थी, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी और कौन से जिले सॉरी कौन से राज्य से हुई थी, भारत के कौन से राज्य के कौन से जिले से हुई थी। सॉरी मैं गलत बोल गई थी कि कौन से जिले से हुई थी, आपने ये बताना है कौन से राज्य के कौन से जिले से हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत जो थी वो 1958 में हुई थी, 1959 में हुई थी सॉरी। ठीक है, तो 1959 में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी और ये गुजरात जो राज्य है भारत का उसके नागौर जिले से हुई थी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नागौर जिले से ये हुई थी। ठीक है, गुजरात के कौन से जिले से हुई थी, नागौर जिले से, और गुजरात में ये 1959 को ये इंप्लीमेंट हुई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, कौन से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। ठीक है, तो ग्राम पंचायतों का उल्लेख है 40 में। ठीक है, अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो अनुच्छेद अगर आपसे यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाए कि जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है, तो ग्राम पंचायत आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि संविधान के अनुसार जो महालेखाकार है यानी कि अकाउंटेंट जनरल जिनको कहा जाता है, एजी जिनको कहा जाता है, उनकी जो कार्य करने की अवधि है वो कितनी होती है, तो कितने साल के लिए चूज किए जाते हैं, वो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। ठीक है, 6 वर्ष के बाद चेंज होते हैं। ठीक है, उनका चुनाव 6 वर्ष के बाद होता है। अकाउंटेंट जनरल, ठीक है, एजी, ठीक है, ये महालेखाकार होते हैं। संविधान के अनुसार इनका जो कार्य करने की अवधि है वो 6 वर्ष रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, इसका अधिवेशन जो था वो कहां पर हुआ था, तो वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन दिल्ली में हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जैसे रॉलेट एक्ट है, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई थी जो 1919 में हुई थी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है ये 1916 से लेकर 1922 तक, आप मान लो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भारतीय इतिहास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पीरियड रहा है। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने कभी बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। ठीक है, ऐसा कौन सा सम्राट था जिसने कभी बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कभी भी बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया। अशोक का तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अशोक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का समर्थक था, कनिष्क भी था और हर्षवर्धन भी था। ठीक है, तो ये सभी थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये बौद्ध धर्म का समर्थक कभी नहीं किया इसने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आपने याद रखना है। ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे पूछा गया है कि फावोस और डीमोस ये दो उपग्रह जो हैं ये कौन से ग्रह के हैं। ठीक है, तो ये कौन से ग्रह के दो उपग्रह हैं, ये मंगल यानी कि मार्स के ये दो उपग्रह हैं, जिसको कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। पृथ्वी को कौन से रंग का ग्रह कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। ठीक है, नाटो की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1949 में। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है कहां पर है, तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है कि नाटो का हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हीरा चमकीला क्यों दिखता है हमें। अच्छा, जो हीरा है उसका रंग हमें चमकीला क्यों दिखता है, यानी कि वो हमें चमकदार क्यों दिखता है। ठीक है, वो हमें संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकीला दिखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है कि मगध राज्य के बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे, तो जो मगध राज्य के बिंबिसार थे उनके वंश का क्या नाम था, उनके वंश का नाम था हर्यक वंश। ठीक है, हर्यक वंश इनके वंश का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि किस मुगल सम्राट का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद कौन से मुगल सम्राट का नाम था, तो वो था अकबर।
था, ठीक है। अकबर हुमायूं का उत्तराधिकारी था, ठीक है, और बाबर उसके दादा थे, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर बना, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। और अकबर का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाता है तो 1556 से लेकर 1605 तक अकबर का कार्यकाल रहा है। अकबर के द्वारा दीन इलाही, सुलह कुल, ऐसी बहुत सारी नीतियां जो थी वो चलाई गई थी। जजिया कर जो था वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकबर से रिलेटेड बनते हैं, जैसे कौन सा मुगल सम्राट था जो बिल्कुल अनपढ़ था? तो वो यही था, ठीक है, कौन? अकबर, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड। अकबर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जरूर विजिट करें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे होंगे, सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप नोट्स बनाते हो तो नोट्स जरूर बना लें और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।